Hello students, myself Ritika and I welcome to you on E-Academy Education app. Today I will discuss about the gravitation. और ये जो अमेजिंग सेशन मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ, इसमें मैं फिजिक्स करवाऊंगी फॉर द 9th स्टैंडर्ड एंड द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, you can join our paid batch also for the any national and the international exams like NTSC, Olympiads और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि एसएससी है, यूपीएससी है, बैंकिंग है, उन सब के लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि हम बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक की यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं वो सब बताया जाएगा, कैसे टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल होंगी, मेगा क्विज़ होंगी, आप लोगों के डाउट सेशन अलग से लिए जाएंगे। सो गाइज इट विल बी सुपर्ब, यू कैन ज्वाइन विद अस। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने हमें ये लॉ दिया था और इसमें क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किसकी वजह से, एक इनविजिबल फोर्स की वजह से, जिसको हमने क्या बोला गया है, ग्रेविटी बोला है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इफ़ आई ड्रॉप अ बॉल देन व्हाई इट फॉल डाउन, this is because earth is pulling this down with a invisible force of attraction। अब उसी फोर्स को क्या बोला है, ग्रेविटेशन फोर्स बोला है यहाँ पे, कि अर्थ क्या करती है, अपने चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि ये पार्टिकल नीचे की साइड क्यों गया, क्योंकि न्यूटन ने हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है। और पार्टिकल ये इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, लेकिन ये नीचे की साइड ही क्यों गया, क्योंकि जो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। सो द ग्रेविटेशन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे वो क्या गिवन है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी को क्या बोला गया है बच्चे, यहाँ पे ग्रेविटेशन बोला गया है। अब न्यूटन ने हमें एक लॉ दिया जिसको क्या बोला गया है यहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके स्क्वायर के। ओके, इट मीन्स जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ले रखा है अर्थ का एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है स्मॉल है, और कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले रखा है जैसे अर्थ ले लिया, उसका जो मास है वो कितना है, कैपिटल है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आर गिवन है। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, जैसे न्यूटन ने क्या बताया कि यहाँ पे देखो फोर्स क्या होगा बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, जो कि यहाँ पे गिवन है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, और बीच का डिस्टेंस कितना है, डी गिवन है। अब डिस्टेंस के तो क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एडअप करके हमें क्या मिला यहाँ पे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर जब भी हम इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने पुट किया है वो क्या है बच्चे, जी। अब जी क्या है, जी को क्या बोला गया है, इस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को बोला गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब बात ये आती है कि हमें जो जी की वैल्यू है वो कैसे निकाली, ऐसा यूनिट, सॉरी क्या है ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब हमें पता है फोर्स हमारा किसके इक्वल है, जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ द मास अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम फोर्स की जी की यहाँ से इजी वैल्यू से निकाल सकते हैं इसलिए, क्योंकि फोर्स को हम इस साइड लेके जाएंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द मासेज। अब फोर्स की हमें पता है यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और मास को किलोग्राम में। सो द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, अब हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया है, देखो यहाँ पे
फोर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है और अगर हमें दो प्रोडक्ट का मासेस गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास फिक्स है। अब इसी फॉर्मूले पे बेस हमने एक न्यूमेरिकल ले रखा है जिसमें क्या बताया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज F and if the mass of the object are half without changing between them then the gravitational force would be। मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, हमने मान लिया दो पार्टिकल हैं जिसमें एक का मास है m1 एंड द अनदर वन हैव द m2। ओके, लेकिन इसने बोला कि मास को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, मतलब कि m1/2 हो जाएगा और m2/2 हो जाएगा। ओके गाइस, अब हमें पता है फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मास की तो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी है, 1 की है m1/2 एंड अनदर वन हैव द m2/2 अपॉन में डिस्टेंस सेम रह जाएगा d स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग 1/4 और ये जो वैल्यू है हमारी एज इट इज आ जाएगी किसकी, फोर्स की, 1/4 इंटू एफ, ये आ जाएगी हमारे f/4। अब f/4 क्या है, यहाँ पे है, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो बच्चा कि अगर आपके पास कोई भी दो प्रोडक्ट के मासेज अगर गिवन है, ठीक है, मान लें अर्थ का मास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे किसी और ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 6 पॉइंट समथिंग और बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो आप इजिली किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे गिवन है इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो बच्चा, हमारे चारों तरफ मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस है ग्रेविटेशन फोर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट उससे ही पता चल रहा है हमें, स्टेटमेंट से ही देखो क्या बता रखे है कि इट बाइंड अस टू द अर्थ, कि अगर हम अर्थ पे हैं तो वो सिर्फ किसकी वजह से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम स्पेस पे कहीं घूम रहे होते, ये तो क्या करता है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ग्रेविटी की वजह से ही हम यहाँ पे हैं। एंड द सेकेंड वन इज द इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। ओके, मतलब कि अगर मून अर्थ के राउंड मूव कर रही है तो वो भी मोशन में है, अगर किसकी वजह से है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। इट मीन्स अगर कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो वो भी किसकी वजह से होगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। तो ग्रेविटेशनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। अब है यहाँ पे फ्री फॉल। देखो बच्चा, फ्री फॉल का आपको बोलने से ही पता चल रहा होगा कि अगर कोई भी चीज़ नीचे की साइड गिरती है, किसी भी साइड गिरती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जैसे कि अब हमने मान लिया एक बिल्डिंग ले रखी है ये वाली, ठीक है, और यहाँ से मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फॉल करवा रही हूँ नीचे की साइड, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, हाइट डायरेक्शन होगी और क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ओके बच्चे, अब अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की साइड अगर इसको गिरा रही हूँ मैं, तो ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है कि नीचे की साइड ही जाएगा, किसकी वजह से, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से ये क्या करेगा, नीचे की साइड जाएगा, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन बच्चे अगर जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे u, वो तो क्या थी, 0 थी, लेकिन बाद में क्या होती गई है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती गई है। अगर चेंज इन वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एसिलरेशन बोलते हैं। आप समझे इस बात को, मैंने क्या बताया कि देखो फ्री फॉल क्या होता है बच्चे, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की साइड गिरा रहे हैं तो उसी कंडीशन को फ्री फॉल बोला गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब बात आती है कि अगर फ्री फॉल हो रहा है तो वो दो कंडीशन में होगा, एक तो उसकी डायरेक्शन और एक उसकी वेलोसिटी। डायरेक्शन तो उसकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहेगी। किस वजह से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0, अब नीचे की साइड जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी को ही हमने क्या बोला है, यहाँ पे एसिलेशन बोला है। अब इसी बात को हम आगे पढ़ते हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जो मैंने पीछे बताया ना, वही है कि
When an object falls toward the earth, there is a change in its acceleration due to the gravitational force of the earth. समझे इस बात को कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड गिराऊंगी तो वो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा वेलोसिटी में, और चेंज इन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, वो किसकी वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। और उसी एसिलेशन को क्या बोला गया बच्चे, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। और जो एसआई यूनिट होगी स्मॉल जी की वो क्या होगी हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस स्मॉल जी को ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ओके, कैसे हमने आगे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमें पता है जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग फोर्स हमारा किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इसको किसकी फॉर्म में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। और अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या है, जो कि हमने पहले निकाली थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स हमारा किसके इक्वल था, जी और प्रोडक्ट ऑफ द मासेज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके बच्चे, अब हमें पता था कि फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, एम जी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं अगर रिलेट करूंगी तो फोर्स की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, यहाँ पे एम जी पुट कर दूंगी। बस इस इक्वेशन में यही किया है। और एम से एम क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जी की वैल्यू ये बच जाएगी। अब बात ये आती है कि जी तो क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि फिक्स वैल्यू है जिसकी, और एम क्या है, अर्थ का मास है। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, यहाँ पे अर्थ का मास है जिसकी भी फिक्स वैल्यू है। लेकिन डी स्क्वायर यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे डी स्क्वायर हमने डिस्टेंस ले रखा है, अर्थ और कोई जो अदर ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डी को भी रिप्लेस कर रहे हैं, डी को किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, हम आर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। आर क्या मान रखा है बच्चा, यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ मान रखा है। ओके, सो वी कैन सी द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एक फिक्स क्वांटिटी जो हमारे पास होती है कांस्टेंट वैल्यू, जैसे जी की हमें पता है कितनी है, फिक्स है, दिस वन जो हमने पीछे निकाली थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब एम क्या है, एम मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ दिस वन। अब इन सब को वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास फिक्स आएगी जी की वो कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। इसी वैल्यू को हमने क्या बोला है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखो हमने पीछे जितना भी पढ़ा है वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है हमने। एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और अनदर वन इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। अब उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अब पीछे हमने निकाला था कि जो कांस्टेंट है हमारा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी जो फिक्स वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो कि अभी हमने निकाली थी अर्थ का मास लेके और जी की वैल्यू पुट करके, अर्थ की रेडियस पुट करके जो कैलकुलेट किया था हमने, वो किसकी वैल्यू आई थी, हमारे पास जी की वैल्यू आई थी। ओके, अब बात आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा वो क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो बच्चे मैंने बताया कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हुआ, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। और वो किस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड था, एक तो किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड था, एंड अनदर वन इज वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, जो किसके ऊपर डिपेंड करे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन जी हमारा
किसी फिक्स डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, so there is a big difference between them. Now its value remain constant always and everywhere. जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, जो वैल्यू है इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, वो हर जगह पे क्या रहेगी बच्चे, फिक्स रहेगी। उसमें आप जहाँ मर्जी उसको लेके जाओ, जहाँ मर्जी अगर आप करोगे तो वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। इट इज़ कांस्टेंट। बट जो जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या रहेगी, अदर प्लेसेस पे वेरी करती रहेगी, कहीं पे अलग होगी कहीं पे अलग होगी। और अब बात आती है हमारी यूनिट की। इसकी यूनिट तो हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेट की थी, कितनी, फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और मास को किलोग्राम में। ओके, सो द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमने बताई थी कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब इनके बीच का डिफरेंस है बच्चे, कि मेन डिफरेंस यही है। बाकी सब तो कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है, अलग अलग है, और एसआई यूनिट अलग अलग है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स हमारा काम नहीं करता, मतलब कि उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो सभी डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी में काम करेगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा इस वजह से, क्योंकि विच हैव ए डायरेक्शन, it is have direction. Next one is the motion of object under the influence of the gravitational force of the earth. जैसे बच्चों हमें पता है जनरल इक्वेशन होती है मोशन की हमारे पास 3। ओके, उन्हीं को यहाँ पे रिलेट किया गया है, बस दो जो वैल्यू है उनको हमने चेंज कर दिया गया है, दो कंपोनेंट को। जैसे कि अब हम पीछे कर रहे थे एक तो एक्सीलरेशन को हमने किस में चेंज कर दिया था, जी में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। और एक हम बात कर रहे थे हाइट की, पर्टिकुलर हाइट की फ्री फॉल में। अब पर्टिकुलर हाइट की हम जहाँ पे बात कर रहे थे वहाँ पे हम डिस्टेंस न लेके क्या लेंगे, हम वहाँ पे हाइट लेंगे, h लेंगे, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पे हम s की जगह पे क्या पुट कर देंगे बच्चे, h पुट कर देंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे दो ही चेंजेस किए हैं, एक तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, तो a को तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में g में, और सेकंड वन इज द डिस्टेंस को हम s ना लेके किस में चेंज कर देंगे, हाइट में चेंज कर देंगे, h कर देंगे, ठीक है। यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन a की जगह तो हमने क्या रिप्लेस किया है, यहाँ पे g को रिप्लेस किया है। क्योंकि बच्चे हमें पता है कि अगर हमारे पास जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्टिव में हो, हैवी हो, शेप में कैसी भी हो, वो अर्थ की तरफ तो अट्रैक्ट होंगी। किसकी वजह से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की वजह से, ठीक है। वही सब यहाँ पे बताया गया है। अब एक मेन पॉइंट जो आता है वो ये है कि जो वैल्यू जी की है, जी की जो वैल्यू है हमारी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है किसी केस में और किसी केस में नेगेटिव भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की साइड जा रहा है, मतलब कि ग्रेविटी की साइड ही जा रहा है फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, मतलब कि प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम किसी भी चीज़ ऊपर की साइड अगर फेंकेंगे, तो फोर्स तो नीचे की साइड लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो वहाँ पे जो हमारी जी की वैल्यू होगी वो हम कितनी लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब हम बात करेंगे मास के बारे में। देखो बच्चे, मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन है उसको ही मास बोला गया है। जैसे कि हमारी बॉडी है, उसके अंदर क्या है, 60% वाटर है, कुछ एक मसल्स हैं, ये सब क्या है, किस में आती हैं, ये मास में ही आती है ना, कि कितनी हमारी बॉडी ने कितनी क्वांटिटी हमने गेन कर रखी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया कि एक रबड़ बॉल है हमारे पास, रबड़ बॉल मैंने मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रबड़ बॉल जो है उसके अंदर कितनी रबड़ की कितनी क्वांटिटी है,
जितनी क्वांटिटी होगी वो ही उसका क्या हो जाएगा बच्चे, मास हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी की वो बॉल बनी हुई होगी, जितना रबड़ उसके अंदर होगा वो ही उसका मास हो जाएगा। ओके, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और मास, जिस भी बॉडी का मास होगा वो हमेशा क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इन द सेंस, मतलब कि अगर आप यहाँ पे हो तो भी इतना ही रहना है, अगर आप किसी और पोजीशन पे चले जाओगे तो वहाँ पे भी वो चेंज नहीं होगा, फिक्स ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैं 2 किलोमीटर दूर चली गई तब भी मेरा मास सेम ही रहना है। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर पेन यहाँ पे है और इस पेन को अगर मैं छत पे लेके चले जाऊँ तब भी इसका मास वहीं रहना है, ठीक है। तो मास ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या रहेगी मास की हमारी, किलोग्राम होगी। मास को हम किस में मेजर करते हैं बच्चे, किलोग्राम में मेजर करते हैं। और मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। इस बात को समझ रहे हो आप कि अगर किसी भी बॉडी का, चाहे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्यों ना देखें, चाहे कितना भी छोटा लिटिल अमाउंट में क्यों ना हो, लेकिन पार्टिकल का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी कंपोनेंट से मिलके तो वो बना ही होगा ना, तो उसका कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा, ठीक है। ये सब बातें हमारी यहाँ पे किसके बारे में थी, मास के बारे में थी। अब हम करेंगे वेट के बारे में। वेट क्या है, बिल्कुल डिफर है बच्चे किससे, मास से। क्योंकि वेट को किसकी फॉर्म में लिया गया है, यहाँ पे फोर्स की फॉर्म में लिया गया है। क्योंकि जो फोर्स अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने में, उसी को क्या बोला गया है, यहाँ पे वेट बोला गया है। स्टेटमेंट क्या गिवन है, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझे इस बात को कि फोर्स को ही मेनली क्या बोला गया है, यहाँ पे वेट बोला गया है। जो फोर्स लग रहा है ना किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अर्थ की सेंटर की तरफ जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके लिए क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और उसी फोर्स को क्या बोला गया है, वेट बोला गया है। तो फोर्स हमें न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पता है, हमने पीछे डिस्कस किया था अभी कि किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल है। अब ए को भी हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में। तो हमारा जो फोर्स था वो किसके इक्वल आ गया था, एफ इज इक्वल टू एम जी के इक्वल आ गया था, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं बच्चे, वेट की बात कर रहे हैं ना। तो फोर्स को हम किसके इक्वल लेंगे, वेट के इक्वल ले लेंगे, ओके। तो वेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वेट की। देखो वेट मैंने किससे रिलेट किया बच्चे, वेट को, क्या है वेट, फोर्स ही तो है, फोर्स की फॉर्म में ही है। अब फोर्स, द वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफॉर वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। जो हमने फ्री फॉर्म में पढ़ा ना वही सब यहाँ पे बता रखा है बच्चे कि वेट क्या है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड। कई बच्चे क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ ऐसे बोल देते हैं कि वेट क्या है, वर्टिकली टू द अर्थ, या फिर फोर्स इज वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ। वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ इट मीन्स वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि वर्टिकली क्या होती है बच्चे, डाउनवर्ड भी होती है और अपवर्ड भी होती है। लेकिन हम अगर बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशन में, ग्रेविटी में, तो वो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करता है, हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करता है। तो पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड यूज करेंगे देन इट विल बी राइट। एज वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब वेट क्या है, फोर्स ही तो है। फोर्स हमारा क्या है, किसके डायरेक्शन में काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसकी वजह से वेट क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मास क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। एंड द नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम पैलेस टू पैलेस डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बताया था मैंने कि मास हमारा चेंज नहीं होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। अगर आप जहां मर्जी उसको लेके जाओ वो फिक्स ही रहना है, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चे। ये डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस है किसमें, वेट में और मासेस में। जो ऐसा यूनिट होगी हमारी वो वेट की क्या होगी, न्यूटन होगी। ये कैसे आई,
कैसे आई बच्चे, पता है आपको कैसे आई? क्योंकि देखो हमने वेट को क्या में किसके बराबर माना है, फोर्स के बराबर माना है। फोर्स क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी तो वेट की भी न्यूटन क्या होगी ना, वेट की भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, सिंपल। ओके, तो वेट की यूनिट क्या मानी है हमने यहाँ पे, न्यूटन मानी है। एंड द नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ जी इज जीरो। इस बात को समझ रहे हो कि हमने वहाँ पे पीछे क्या देखा था कि मास हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ना किसी कंपोनेंट से मिलके तो बना होगा ना मास, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, ठीक है। नेग्लिजिबल तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वेट कैन बी, वेट कैसे हो सकता है, अब हमें पता है कि मास तो जीरो नहीं हो सकता, मास की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि अगर एसिलेशन हमारा एसिलेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, जी की फॉर्म में बोलते हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर ग्रेविटी अगर हमारी जीरो है तो मास तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में अगर ये जीरो होगा तो फिर हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके बच्चे, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जी की वैल्यू जीरो होगी तो वेट हमारा जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या थे बच्चे, टोटली वो थे डिफरेंस थे। वैसे भी हमने अलग अलग भी एक्सप्लेन कर लिया है मास को और वेट को। मास तो क्या होता है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती, इस वजह से स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, हर एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा, जहां मर्जी हम लेके जाएं वो फिक्स ही रहेगा। ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम होती है, उसकी न्यूटन होती है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट कैन बी। और यही सब है, एक जो मेन है इसमें वो यही है कि वेट हमेशा क्या करेगा, हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा बच्चे, वहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ओके, थैंक यू। नाउ I will